हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस। सभी अम्लों एवं सभी क्षारकों में क्या समानताएं हैं। हम पहले ही जानते हैं ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। मान लीजिए जिंक मेटल है और HCl उसके साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। मान लीजिए जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है। हम ये भी जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें विद्युत धारा बहती है। कभी अगर हम वाटर में करंट पास करना हो और करंट थोड़ा वीक हो, पास नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं उसमें एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिडिक सॉल्यूशन में आयन होते हैं। हम जानते हैं पहले भी कि आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटाइन और एनाइन, धन आयन और ऋण आयन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आयन होते हैं, परंतु अब हम पता करेंगे कि किस प्रकार के आयन होते हैं। अम्लीय विलयनों में विद्युत का चालन होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। तो अब पता करते हैं कि अम्ल में कौन से आयन होते हैं। एसिड कंटेन्स H प्लस आयन। देखिए एसिड में H प्लस आयन है, वो कैटाइन है क्योंकि पॉजिटिव है। एंड एनाइन, और उसमें एनाइन भी होते हैं। एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि HCl है। HCl में H प्लस आयन होंगे, Cl नेगेटिव एनाइन होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड H प्लस आयन होंगे और NO3 नेगेटिव एनाइन होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H प्लस आयन होंगे, साथ में ही SO2-4 एनाइन होंगे। CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें H प्लस आयन होंगे, साथ में ही CH3COO नेगेटिव एनाइन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एसिड में H प्लस कैटाइन होते हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और यही आयन जो है ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं इन सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होती है मेटल और एसिड के बीच में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि H प्लस आयन ही किसी अम्ल में उसकी अम्लीयता के लिए, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब हिंदी में थोड़ा पढ़ लें इसको। अम्लों में धन आयन होता है, जिसे हम इंग्लिश में कैटाइन बोलते थे, H प्लस, और ऋण आयन भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि HCl में Cl नेगेटिव होगा, HNO3 में NO3 नेगेटिव होगा, CH3OOH में CH3COO नेगेटिव एनाइन होगा, ऋण आयन होगा, और H2SO4 में SO2-4 एनाइन होगा। इसलिए हम जानते हैं कि H प्लस धन आयन अम्ल में होते हैं और अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस ही उत्पन्न होते हैं, और यही उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एसिडिक सॉल्यूशन में करंट क्यों पास होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि H प्लस आयन, क्योंकि एसिड में H प्लस आयन होते हैं और वही H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में अगर एसिड और बेस को डाला जाए तो वो कैसा बिहेव करेंगे। हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको बताया जा रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होंगे जब प्रेजेंस ऑफ वाटर की होगी। सिर्फ जल की उपस्थिति में ही HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में किसी भी एसिड से H प्लस आयन बाहर रिलीज ही नहीं होते हैं, वो पृथक ही नहीं हो सकते हैं।
देखिए कैसे होता है, HCl है, एसिड है और वाटर है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, सेपरेट हो रहा है, और वो H2O के साथ अटैच हो रहा है और वहाँ पर बन रहा है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन जो है वो एनाइन की फॉर्म में बाहर निकल गया। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन H प्लस आयन जो है वो अकेला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ, जल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके ही एग्जिस्ट करता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसलिए जब कभी भी हम H प्लस आयन लिखेंगे तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा, साथ में हमें लिखना पड़ेगा AQ, एक्वस सॉल्यूशन में है वो, मतलब वो पानी के साथ है। या फिर अगर हम H प्लस नहीं लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा H3O प्लस। यहाँ पर H प्लस जो है वो वाटर के साथ ही है, हम सिंपली H प्लस नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा H प्लस और ब्रैकेट में AQ, एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस AQ या फिर H3O प्लस से ही दर्शाना पड़ता है। देखिए जैसे ही एसिड से H प्लस अलग होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और फिर बना देता है हाइड्रोनियम आयन। तो अभी हमने जाना कि एसिड से H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही सेपरेट होगा, रिलीज होगा। विदाउट वाटर वो रिलीज नहीं होगा। एसिड्स गिव्स H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन ए बेस डिसॉल्व इन वाटर। अब एसिड का तो हमें पता लग गया कि जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि जब बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा। और इसको समझने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग रिएक्शन है, तीन अलग अलग बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और तीनों ही पानी के साथ, जल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से कैटाइन निकल गया सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम और यहाँ पर मैग्नीशियम, और तीनों जगह और क्या बना देखिए, OH नेगेटिव, और वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी में ही बाहर निकला। तो एसिड में H प्लस आयन और बेसिस में OH नेगेटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि बेस जो हैं वो जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन, और कहाँ पे करते हैं, वाटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे बेस जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ बेस ही, कुछ क्षारक ही पानी में घुलनशील होते हैं, और जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम अल्कली या क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहा जाता है। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड अल्कलीज। तो देखिए अब हम जान चुके हैं कि जितने भी एसिड हैं वो H प्लस एक्वस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी बेस हैं वो OH नेगेटिव एक्वस आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब एक एसिड और एक बेस, एक अम्ल और एक क्षारक मिलता है तो एक साल्ट, लवण बनता है कोई, और साथ में वाटर बनता है। तो देखिए जरा, अब हम H प्लस और OH नेगेटिव, इसको हम जरा अच्छे से समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम और डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए मेरे पास तीन लिखी है मैंने कुछ बातें, कि एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। मान लीजिए कोई एसिड है, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन H प्लस आयन तो होंगे, और ये बेस है, बेस में मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हमें पता है कि बेस में OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो ये M और X ये तो इकट्ठे हो गए, और यहाँ से हाइड्रो H प्लस और यहाँ से OH नेगेटिव आयन इकट्ठे हो गए। अब देखिए ये जो H था ये H प्लस आयन था, और यहाँ वाला OH जो था ये OH नेगेटिव आयन था। जब ये दोनों इकट्ठे कंबाइन हो गए तो क्या बना, H2O। इसका मतलब है
एसिड के H+ हाइड्रोजन आयन और बेस का OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर ही वाटर बनाते हैं, और जो बाकी चीज़ बच जाती है वो बनाती है फिर आपका सॉल्ट, या जिसे हिंदी में लवण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड को या बेस को वाटर में डिजॉल्व करना एक बहुत ही एक्सोथर्मिक है, और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, इनकी बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। तो क्या करना चाहिए फिर? एसिड में वाटर को मिलाना चाहिए या फिर वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए? कौन सी चीज़ सेफ रहेगी और कौन सी डेंजरस है? चलिए इसके बारे में पता करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड। बोलते हैं कि एसिड को ही मिलाना चाहिए, ऐड करना चाहिए। वो भी कैसे? स्लोली टू वाटर, पानी में बिल्कुल धीरे धीरे, और साथ में क्या करना चाहिए? विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। यानी कि आपको वाटर और एसिड को मिलाना है तो आपने पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है, और उस जल में एसिड को आप बूंद बूंद करके डालेंगे और साथ में पानी को स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर इससे उल्टा कर दिया जाए कि आपने बहुत सारा एसिड लिया, कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया आपने, और आप उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने के कारण जो आपका बीकर है वो फट सकता है, आप जल सकते हो। परंतु अगर आप पानी में एसिड मिलाओगे तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाओगे, उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, और जब आप पानी को कांस्टेंट स्टीर करते रहोगे तो वो हीट जो है वो चारों तरफ जो है थोड़ा कम होती जाएगी। तो अमल में सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल भी सकते हैं, और अत्यधिक तापमान के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो देखिए, अब एसिड में और बेस में यदि आप वाटर मिला रहे हैं, या समझ लिए जैसा करना चाहिए प्रोसेस तो क्या है कि वाटर में ही एसिड या बेस को डालना चाहिए। तो होगा क्या उससे? मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water result decrease in the concentration of ions। एसिड है, उसमें ये वाला आयन है H3O+। अब जैसे आप उसको बहुत सारे पानी में मिला रहे हो तो इन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। या फिर बेस है और OH नेगेटिव आयन है, और आप उस बेस को वाटर में डाल रहे हो, तो वाटर में जाते ही वो कंसंट्रेशन जो कम हो जा रही है वॉल्यूम के अनुसार। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इसी को हम तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में साइंस लैब में जाते हो तो वहाँ पर एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। कंसनट्रेटेड में जो आयंस हैं उनकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, और डाइल्यूट एसिड या बेस में पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आयंस की मात्रा कम होती